हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग जो जीएस स्पेशल है उसमें हम जीएस 4 को पढ़ रहे हैं और ये क्लास रोज़ 12 बजे चलती है। और इस क्लास में हम लोगों ने जो एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड है यानी जीएस 4 का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने की पूरा संकल्प लिया है। और अक्टूबर मंथ में हम लोग पूरे जीएस 4 को कंप्लीट कर देंगे। नवंबर मंथ में जीएस 3, दिसंबर में जीएस 2 और जनवरी में जीएस 1 को मेंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो इसी क्रम में मैंने आपको 3 क्लासेस ले लिया है, ठीक है। और 3 क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन के रूप में सारी चीज़ों को लगभग समझ ही लिया है, ठीक। अब जो है सभी लगभग इसमें का जो आयाम है, मूल्य क्या होते हैं, नीतिशास्त्र क्या होते हैं, सत्यनिष्ठा क्या होती है, अभिरुचि क्या होती है, ठीक है, इनके बीच में क्या संबंध है, सिविल सेवक के क्या गुण होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या उनके जो अंदर मूल्य हैं उनको समाहित, कौन से मूल्य उनको अपने अंदर रखना चाहिए, फिर क्या प्रक्रियाएं हैं, ठीक, इन सब चीज़ों के बारे में हमने लगभग अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। और कुछ कमेंट्स भी आए हैं, जिन लोगों को समझ में नहीं आया था उन्होंने कमेंट्स भी किया और उनके कमेंट्स को मैंने फिर रिप्लाई भी किया और सारी चीज़ें उनको स्पष्ट हो चुकी हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हम लोग पढ़ रहे हैं अपने आज के पहले टॉपिक को। जो सिलेबस का पहला टॉपिक क्या है, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व। ये हमारा पहला टॉपिक है, ठीक। हमने नीति शास्त्र पढ़ लिया था और मानव के जो कुछ मूल्य होते हैं, जो कुछ उनकी आवश्यक दशाएं होती हैं, उन सब चीज़ों को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब आ रहे हैं मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व। ये हमारा है आज का पहला टॉपिक। इसी टॉपिक को आज हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। तो बिना समय गंवाए चलते हैं अपने टॉपिक पे मेन। तो अभी क्या है, अभी आप देखिए इसमें जो मैंने नोट्स बनाए हैं इसमें क्या है, आपको हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक। तो पहले आप थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लीजिए। ओवरव्यू क्या है कि ये समझने में मदद करेगा कि जो मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व है, तो नीति शास्त्र किस प्रकार से मानव जीवन को प्रभावित करता है वो देखिए। तो ये देखिए इसमें लिखा है कि नीति शास्त्र, ठीक है, नीति शास्त्र वो क्या करता है, सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले जो मानव हैं, यानी जो सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले जो सामान्य मानव हैं, ठीक है, उनके ऐच्छिक कर्मों को, अब आप जो फ्लो चार्ट बनाया हो इसी फ्लो चार्ट को आप सेंटेंस से बना करके अपने आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये समझने के लिए मैंने बनाया है, ठीक। सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले जो सामान्य मानव हैं, ठीक, वो क्या करता है, नीति शास्त्र उनके ऐच्छिक कर्मों को, ठीक है, उचित या अनुचित के आधार पर, ठीक है, उचित या अनुचित आधार पर उसे वर्गीकृत करता है। और अगर उचित होगा तो उसे कैसे बताता है, नियम के अनुसार होगा। अगर उचित होगा तो वो नीति शास्त्र ये निर्धारित करेगा कि ये नियम के अनुसार है, जो नियम के विपरीत होगा उसे अनुचित बोलेगा, ठीक। फिर क्या करता है कि जब नीति शास्त्र यह निर्धारित करता है कि उसे अगर जो नियम के अनुसार है, उचित है, उसे करना चाहिए, ठीक, और जो अनुचित है, नियम के विपरीत है, उसे नहीं करना चाहिए। ये कौन बताता है, नीति शास्त्र बताता है, ठीक है। अब आते हैं नीचे। अब क्या बोलता है कि फिर अब ये बोलता है नीति शास्त्र की जो करना चाहिए वो क्या है, यही कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है, उचित कर्मों के अनुसार, नियमों के अनुसार उचित कार्य जो है उसको करना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है, ठीक। अब ये कर्तव्य कैसे आएगा, ये कर्तव्य आएगा अभ्यास करने से इसकी आदत बनेगी, ठीक। अब अभ्यास करेंगे अच्छे जो कर्मों का, कर्तव्यों का, अपने उचित कार्यों का, तो ये हमारे धीरे धीरे स्वभाव का अंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्वभाव का अंग बन जाएगा। और इसी से क्या होगा, हमारे जो चरित्र है वैसा चरित्र का निर्माण होगा। कौन सा चरित्र का, एक सज्जन चरित्र का, एक अच्छा चरित्र का निर्माण होगा, स्वचरित्र का, सचरित्र का, ठीक है। अब इसीलिए लोग बोलते हैं कि जैसा चरित्र वैसा आचरण, मतलब जैसा आचरण होगा वैसा ही तुम्हारा चरित्र होगा, ठीक। तो अब ये सचरित और यही क्या है, सचरित और यही पुण्यात्मा है। कौन, जो अच्छे कर्मों का कार्य करेगा, जिसकी अच्छी आदतें होंगी और इसी से अच्छे चरित्र का निर्माण भी होगा, यही सचरित और पुण्यात्मा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो बुरे कर्म होंगे, नियम के विपरीत होंगे, उसे नहीं करना चाहिए। फिर क्या करना है, फिर अभ्यास करनी है, फिर उसे आदत को बदल, मतलब अब देखिए क्या होता है कि जो अब हम सीधे सीधे देखिए, एक क्लास में बच्चा है, ठीक, और वो दूसरा बच्चा जो है, एक क्लास में बच्चा बहुत अच्छा है, वो अच्छे लगातार वो क्या करता है, नियम के अनुसार रहता है, अच्छा कार्य करता है, ठीक है, अपने जो कर्तव्यों का पालन करता है, ठीक, उसे अपने अभ्यास में लाता है, अपने जीवन के दैनिक जीवन में उसे स्वभाव का वो अंग बना लिया। अब उससे क्या हुआ, उसका अच्छा चरित्र का निर्माण हुआ, ठीक, उसका आचरण भी अच्छा रहा, और वही सचरित्र और पुण्यात्मा है। धीरे धीरे वही जो है हमारा बाहरी जो वो एक व्यक्तित्व का निर्माण हो गया। पर वही एक बच्चा क्या है,
अच्छी आदतें नियम के विपरीत कार्य करता है, गुंडा बनता है, ठीक है। तो और यही क्या क्या करना है, उसे नहीं करना चाहिए, पर वो क्या करता है, धीरे धीरे उसको क्या करता है, अपने अभ्यास में ला देता है। वही अच्छी कार्य, वही जो बुरी आदतें हैं उसको अपने अभ्यास में ला देता है। फिर क्या होती है, जो वही जो कार्य करता है वो क्या उसकी आदत बन जाती है और वो उसके चरित्र का अंग बन जाता है। अब वही जो चरित्र का अंग बन गया तो उसको दुष्चरित्र का रूप में भी बोलते हैं, यही दुष्चरित्र है। तो चरित्र क्या है, व्यक्ति का आंतरिक पक्ष है। ये बात को आप ध्यान दीजिए, चरित्र जो है व्यक्ति का आंतरिक पक्ष है, उसको निर्माण करना है किसी तरह से, और आचरण उसका बाहरी पक्ष है। तो चरित्र और आचरण के बीच का जो संबंध है वो कहाँ से है, अपनी आदतों पे है। अब जैसा आपका चरित्र, जैसा चरित्र आप जैसे कर्म करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, नियमों के अनुसार रहेंगे, तो वो आपका चरित्र का निर्माण होगा और उसी से वही आपके आचरण का अंग बन जाएगा। तो जैसा कार्य करेंगे, जैसा कर्म करेंगे, नियम के अनुसार रहेंगे, तो वही जो है चरित्र और आचरण में वही झलकता है, ठीक है। और यही जो झलकता है इसको कौन निर्धारित करता है, नीति शास्त्र। नीति शास्त्र के अनुसार जो है यही सब चीज़ें होती हैं, नीतिगत चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। अब यही यहाँ पे मैंने अब फ्लो चार्ट में लिखा कि अच्छे अभ्यास से क्या होता है, अच्छी आदतें आती हैं, फिर अच्छी चरित्र होगा, और चरित्र अच्छा होगा तो अच्छा आचरण भी होगा, और यही अच्छा आचरण क्या करेगा, सद्गुण का निर्माण करेगा। प्लेटो आप पढ़ते होंगे, अब जो फिलॉसफी पढ़े होंगे, प्लेटो, सद्गुण, यही सद्गुण का निर्माण होता है। भारतीय दर्शन में इसी की बात की गई है, सद्गुण की, ठीक है। तो आप ये फ्लोचार्ट से क्या समझे, ये नीति शास्त्र क्या करता है कि वो अपने जो सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले जो सामान्य मानव हैं उनके ऐच्छिक कर्मों को उचित अनुचित के आधार पर वर्गीकृत करता है। यानी जो उचित होगा उसको नियमों के अनुसार होगा, उसे करना चाहिए, यही मानव का कर्तव्य है। अभ्यास करने से आदत बनेगी, स्वभाव का अंग बनेगा, और इसी से चरित्र का निर्माण होगा, और यही हमारे बाहरी आचरण में दिखेगा, और वही क्या होगा, दुष्चरित्र सचरित और पुण्यात्मा कहलाएगा। पर वही जो गलत नियमों के विपरीत कार्य करेगा, नहीं करने वाला कार्य करेगा, अभ्यास उसी की हो जाएगी, फिर वो आदत बन जाएगी, फिर उसका चरित्र का वैसा निर्माण हो जाएगा, वो और दुष्चरित्र हो जाएगा, उसका आचरण गंदा होगा। तो यही जो है उसके अंदर दुर्गुण होंगे सद्गुण की जगह। तो अब क्या हुआ कि ये फ्लो चार्ट से आपको क्या समझ में आया कि नीति शास्त्री जो है ये पथ प्रदर्शक है, यही दर्शाता है, ठीक। तो अब हमको समझ में आ गया कि टॉपिक क्या था, मानवीय क्रियाकलापों में क्या है, नीति शास्त्र का सार तत्व, यानी इसेंस, ठीक। तो मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का हमने अर्थ समझ लिया कि क्या करता है नीति शास्त्र, उचित अनुचित का निर्धारण करता है, फिर मानव के स्वभाव को, मानव के कर्मों को, उसके आचरण को, उसके चरित्र के निर्माण में, उसके जो व्यवहार में, सारी चीज़ों में किस तरह से निर्धारण करता है, नीति शास्त्र निर्धारण करता है, उचित और अनुचित के आधार पर क्या गलत है क्या सही है। तो ये क्रियाकलाप कैसे डिफाइंड हुए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आपने ये वाला टर्म समझ लिया। अगर कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट करिए, लाइव इसीलिए मैंने इसको प्रीमियर किया हुआ है ताकि आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें और तुरंत मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो ये मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का महत्व समझ लिया आप। अब आता है सार तत्व, मानवीय क्रियाकलापों में सार तत्व। इसके पहले थोड़ा सा और एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि नीति शास्त्र करता क्या है। ये 4 संदर्भ है, ये 4 संदर्भ क्यों है ये बताता हूँ मैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, नीति शास्त्र जो है ये मानव जीवन में 4 संदर्भों को लेता है। मानव जो जीवन में नीति शास्त्र क्या करता है, नीति शास्त्र, अब इसमें 4 संदर्भ है, किसे ले जाना पहला चीज़ है। तो नीति शास्त्र क्या करता है, मानव के आचरण को किसे ले जाना है, मानव के आचरण को कहाँ ले जाना है, कर्तव्य के पथ पर या मूल्यों के रास्ते पर, ठीक है। यानी मानव के आचरण को कर्तव्य के पथ पर या मूल्यों के रास्ते पर ले जाना है। फिर वो नीति शास्त्र कैसे ले जाएगा, कैसे ले जाना है, उचित और अनुचित के मध्य विभेद करके उसके माध्यम से उसको ले जाना है। अब समझ में आया। फिर क्यों ले जाना है, क्योंकि व्यक्तिगत और सार्वजनिक हित में सामंजस्य बन सके, हार्मोनी स्थापित हो सके और सुखद मानवीय जीवन की स्थापना हो सके। यही बात है। पूरा का पूरा चैप्टर और पूरा नीति शास्त्र यही इसी पर डिपेंड है। यही 4 जो संदर्भ है, मतलब नीति शास्त्र क्या करता है, मानव जीवन को, अब आपने टॉपिक पढ़ा ना, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र की अवधारणा, तो क्या जरूरत है भाई नीति शास्त्र की। तो नीति शास्त्र क्यों, 4 संदर्भ है। उसके पहले 4 संदर्भ क्या है कि मानव जीवन में नीति शास्त्र क्या करता है, किससे ले जाना, मतलब कहाँ मानव के आचरण को कहाँ ले जाता है, कर्तव्य के पथ पर या मूल्यों के रास्ते पर, जो उसका मूल्य है कर्तव्य, उसके पथ पर मानव को ले जाएगा कौन, नीति शास्त्र। कैसे लेके जाएगा,
जो उचित अनुचित गलत सही की मध्य क्या करेगा, जो विभेद करेगा कि ये करना है ये नहीं करना है, और कैसे करना है ऊपर आपने पढ़ाई होगा फ्लो चार्ट में। फिर क्यों ले जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत और क्या हो सार्वजनिक जीवन में सामंजस्य बन सके, जो अधिकारों की जो है होता है ना कि उसका दुरुपयोग ना कर सकें लोग, ठीक। तो व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में मानव जीवन के अंदर सामंजस्य बन सके, समाज में हार्मोनी स्थापित हो, जिससे क्या होगा, सुखद मानवीय जीवन की स्थापना हो पाएगी, सुखद मानवीय जीवन। ठीक है, ये टर्म, ये कीवर्ड्स ये आप लिखिए आंसर में, इसको आप बनाइए, एकदम भरपूर नंबर मिलेगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जरूर आप कमेंट करिए, अभी जरूर देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ये चीज़ें कैसे जा रही हैं। इसीलिए मैंने फ्लो चार्ट का उपयोग किया कि एकदम फ्लो चार्ट एक दिशा में चलता जाए और आपको पता चल जाए कि कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप इथिक्स में कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आप आंसर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि क्या है कि कॉन्सेप्ट से ही सारी चीज़ें डिराइव हो रही हैं। अब आता है टॉपिक, अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, पहले टॉपिक पे। आज हमको पढ़ना है मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व। ये आपका था ओवरव्यू। अब आते हैं मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, पूरा जो है टॉपिक पे। अब क्या है कि सुखद मानवीय जीवन की प्राप्ति नीति शास्त्र का लक्ष्य है। और अब यहाँ पे बहुत लोग होंगे ऐच्छिक कर्म क्या होता है। ऐच्छिक कर्म क्या होता है कि जैसे मनुष्य जो होता है ना, सोच समझ के जानबूझ करके अपनी स्वतंत्र इच्छा से क्या करता है, जो कार्य करता है उसको बोलते हैं ऐच्छिक कर्म। ठीक है, अब आते हैं भूमिका। अब आप जैसे टॉपिक ये है नीति शास्त्र का सार तत्व, तो भूमिका तो आप आंसर में लिखेंगे ही। तो मैंने आपको जो नोट्स बनाया है सीधे एकदम मेंस के आंसर्स में कैसे उसको इंक्लूड करना है उसी के अनुसार बनाया है कि डायरेक्ट आप अपने आंसर्स में इसको लिख सकें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस वीडियोस को जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जो कुछ भी हो आप अच्छा बुरा जो कुछ भी हो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ताकि मालूम चले कि उसमें क्या सुधार करना है, क्या उसमें अच्छी चीज़ें और इंक्लूड करनी है। ठीक है, तो भूमिका क्या लिख सकते हैं आप कि नीति शास्त्र में सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले जो सामान्य मानव हैं, जो ने ऊपर लिखा है, उसके ऐच्छिक क्रियाकलापों क्या करता है, उचित या अनुचित के रूप में निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अब उसी निर्धारण के आधार पर क्या होगा, मानदंडों की चर्चा की जाएगी, उसी की चर्चा की जाएगी, किसकी, मानदंडों की, मानकों की, क्योंकि ताकि व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन में सामंजस्य हो सके और सुखद मानवीय जीवन की स्थापना हो सके। ये आप अपने इंट्रो में लिख सकते हैं, जो फ्लो चार्ट मैंने 4 संदर्भों को देकर के बनाया है, इसको बार बार आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है मेन चीज क्या है कि दो नैतिकता के ना दो सार, जैसे पहले सुनिए सार तत्व क्या होता है। जैसे आपने टॉपिक में लिखा ना नीति शास्त्र का सार तत्व, तो सार तत्व क्या होता है, सार तत्व उसी को बोलते हैं जैसे जो कुछ भी अनिवार्य गुण हो, किसी भी चीज का अनिवार्य गुण हो, अनिवार्य तत्व हो। मतलब क्या है कि जैसे कि चीनी है, ठीक, चीनी है तो चीनी के अनिवार्य गुण मिठास है, चीनी अगर तीखी होने लगे तो फिर चीनी नहीं रह जाएगी। ठीक है, जैसे नमक है, मिर्च है, मिर्च अगर तीखा ना रहे तो फिर मिर्च क्या, मिर्च अगर मीठा हो तो मिर्च थोड़ी कहलाएगा। यानी क्या है कि जो उसका अनिवार्य गुण है, जो अनिवार्य तत्व है, ठीक है, वही उसका सार तत्व होता है। ठीक इसी तरह से क्या होता है कि सार तत्व को अगर हम किसी भी वस्तु से पृथक कर दें, ठीक है, अलग कर दें, तो उसका स्वरूप क्या होगा, वो नष्ट हो जाएगा, वो वस्तु रहेगी ही नहीं। ठीक है, वो मेरा सार, जैसे कि क्या है कि अब एक बात समझिए कि सिविल सेवक के रूप में बता दूं, सिविल सेवक का कार्य है सेवा करना, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक जो व्यतीत करना, सत्यनिष्ठा का पालन करना। पर अगर इन्हीं चीजों को हटा दे तो वो सिविल सेवक क्या रह गया, तो फिर तो चोर बन गया। ठीक, तो यही चीज है कि अब उसमें सार तत्व क्या होता है कि सार तत्व एकदम इसेंस होता है, वही चीज कि अगर उसको हटा दिया जाए तो फिर उस चीज का स्वरूप है, उस वस्तु का जो महत्व है वही खत्म हो जाएगा। ठीक है, कि अब इसी तरह से बोलते हैं कि नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है, कि इसका आशय उससे है कि जो नैतिकता की व्याख्या करने के लिए आवश्यक तत्व है वही क्या है, नीति शास्त्र का सार तत्व है। ठीक, अब इसके अभाव में क्या होगा, नैतिकता की व्याख्या नहीं हो पाएगी। तो मुख्यतः क्या है कि अब ये चीज देखिए कि दो पक्ष हैं इसके, यानी कि नीति शास्त्र में जो मूल चीज है अगर उसका व्याख्या न हो, ठीक, तो वो क्या होगा, उसका मूल जो नैतिकता है वही खत्म हो जाएगी, नीति शास्त्र ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि मूल चीज उसका गायब हो गया तो वो फिर रह क्या गया। तो उसके प्रमुख 2 पक्ष हैं, कौन सी हैं, आवश्यक एक दशाएं हैं वो, और कौन सी दशाएं जो है नीति शास्त्र के लिए आवश्यक है, और दूसरा मूल्य के बारे में मैंने दूसरे क्लास में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, मूल्यों के बारे में।
ठीक है, तो उसको थोड़ा सा दूसरा क्लास देखिएगा अगर नहीं जो को देखा होगा तो। ठीक है, तो अभी देखते हैं आवश्यक दशाएं। तो अब आता है कि जो आवश्यक दशाएं हैं उसमें क्या है, विवेक। पहला आता है विवेक, जो मुख्य चीज है। मुख्य चीज इसलिए है कि विवेक क्या है, इसी से हमारा नीति, जो नीति शास्त्र की जो आवश्यक मान्यता है उसमें पहला इसको मानते हैं विवेक को। क्या आता है कि इसी कारण जो है मनुष्य क्या है, पशुओं से श्रेष्ठ और भिन्न है। विवेक के आधार पर ही क्या है कि मनुष्य यह जान पाता है कि कौन सा कर्म क्या है उचित है और कौन सा कर्म अनुचित है। और ऐसे में नैतिकता की व्याख्या के लिए विवेक का होना बहुत आवश्यक है। जब विवेक ही नहीं रहेगा तो पशुओं में और मनुष्यों में क्या अंतर रह जाएगा, क्योंकि विवेक के आधार पर क्या करता है, व्यक्ति के कर्मों का मूल्यांकन होता है, उचित अनुचित शुभ अशुभ आदि के रूप में उसको मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, उसी के आधार पर ही जो, अगर विवेक नहीं रहेगा तो शुभ अशुभ और उचित अनुचित का निर्धारण आदि की पहचान हो नहीं सकती। ठीक है, दूसरा आता है संकल्प की स्वतंत्रता। इस पर मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ, इसलिए इसको ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से इसको पढ़िएगा। ठीक है, स्वतंत्रता क्या है, अब संकल्प स्वतंत्रता क्या है। ठीक है, इसका वास्तविक अर्थ आप पहले समझ लीजिए। संकल्प की स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है, आत्मनिर्धारण है। यानी कि हमारे कार्य हमारे द्वारा ही निर्धारित है, बाहरी परिस्थितियों द्वारा नहीं। इसका एकमात्र अंतर, मतलब आत्मनिर्धारण का मतलब क्या हुआ, इसका वास्तविक अर्थ क्या, संकल्प की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ विल। मतलब हमारे कार्य जो है वो हमारे द्वारा ही निर्धारित है। ठीक, हमारे द्वारा निर्धारित, बाहरी परिस्थितियों के अनुसार जो है ये निर्धारित नहीं है। बाहरी परिस्थितियों के अनुसार क्या है, निर्धारित नहीं है। ठीक, विभिन्न जो क्या है कि विभिन्न विकल्पों में से कोई एक चीज चुनने में मानव क्या स्वतंत्र है, और ये हम अपने कर्मों के लिए क्या है, उत्तरदायी है। ये बात होती है आत्मनिर्धारण की। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि जो नैतिकता की व्याख्या करने के लिए संकल्प की स्वतंत्रता का होना बेहद आवश्यक है। ठीक, जब बिना किसी भय या दबाव के अपनी इच्छा के अनुसार किसी कर्म को करने या न करने की स्वतंत्रता क्या है, वही स्वतंत्रता है संकल्प स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब किसी के दबाव में नहीं आना है, हमारे जो मन में होगा, हमारी जो कर्म होंगे, हमारी जो स्थितियां होंगी, हमारे द्वारा ही जो निर्धारित चीजें होंगी वही मैं अब करूंगा। मैं बाहरी परिस्थितियों द्वारा ये चीजें निर्मित नहीं की जाएंगी। यही हमारा क्या है, संकल्प की स्वतंत्रता है। ठीक, अब क्या है कि संकल्प की स्वतंत्रता सिर्फ इतना ही सीमित नहीं है, उत्तरदायित्व की व्याख्या और दंड और पुरस्कार के निर्धारण के लिए भी संकल्प की स्वतंत्रता आवश्यक है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसकी व्याख्या, दंड और पुरस्कार के निर्धारण कैसे होगा, उसके लिए भी स्वतंत्र की संकल्पना जो है, ये संकल्प की स्वतंत्रता क्या है, इसको मतलब ये आवश्यक है। ठीक, अब यही आपने कहा किसी इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार जो है कर्म करने की स्वतंत्रता क्या है, यही है। उचित अनुचित का जब जैसे इसमें देखिए मैंने लिखा है नोट्स में कि उचित या अनुचित कर्म की बात भी तभी उभरती है जब कर्म अपनी इच्छा से होता है। मतलब अभी देखिए कि जब बाहरी परिस्थितियों के अनुसार, मान लीजिए कोई बाहरी परिस्थितियां हैं, ठीक, उनके अनुसार हमने कर्म किया, ठीक, तो वो उचित या अनुचित या पुरस्कार दंड के लायक नहीं होगा। जब तक जो है हम कर्म अपनी स्वतंत्रता, अपनी इच्छा से न करें तो वो चीज़ें एक कसौटी पे नहीं कसी जाएंगी। मतलब यही है कि जब हम अपने कार्य अपनी इच्छा से करेंगे तो वही अनुचित या उचित कर्म की बात उभर कर सामने आएगी, वरना वो तो फिर एक मतलब एक हुआ कि हमने आदेश का पालन किया वाला ऐसी स्थिति हो जाएगी। बाहरी परिस्थितियों मतलब आदेश का पालन किया। ठीक, अब स्वतंत्र की संकल्पना की व्याख्या करने के लिए कुछ क्या है, कुछ शर्तें होती हैं। जैसे ये शर्तें हैं, उसमें शर्तें क्या है कि कैपेबिलिटी हो, मतलब व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य हो। अब क्या करेगा, जैसे कि अब मनुष्य केवल क्या, जैसे मान लीजिए उचित बताता हूँ आपको, सिर्फ कैपेबिलिटी में, जैसे मान लीजिए मनुष्य या व्यक्ति है, केवल उन्हीं कर्मों के लिए जिम्मेदार है जिन्हें करने का सामर्थ्य उसमें विद्यमान है। अर्थात यदि वो ऐसा चाहे तो कर सकता है, ऐसा होने पर व्यक्ति को उसके कर्मों को उत्तरदायी माना जाएगा। मतलब इसमें स्पष्ट मैं बता दूं आसान शब्दों में कि केवल क्या है, मनुष्य उसी कर्म को करेगा जिसको करने की उसके अंदर क्षमता है, शारीरिक और मानसिक क्षमता है, शारीरिक और मानसिक क्षमता है। और यदि चाहे तो वो कर्म को कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति तैर रहा हो और वो डूब रहा हो और मुझे तैरना आता है, तो यदि मैं उसे न बचाऊं तो ये क्या होगा, अनुचित होगा, अनुचित कर्म होगा। यही कर्म क्या होगा, अनुचित कर्म होगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, इसी के साथ साथ क्या है, विकल्पों की उपस्थिति बहुत जरूरी है। विकल्पों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिवनेस,
इसमें क्या है कि अवसर विशेष पर मनुष्य जो कर्म करता है उससे भिन्न कर्म करने का विकल्प उसे होना चाहिए, तभी क्या है व्यक्ति को उसके कर्मों के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास जो है, मान लीजिए बाहरी परिस्थितियों में व्यक्ति है, ठीक, और उसे कोई कार्य करना है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है, तो उस चीज को उचित अनुचित या उसे कसौटी पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास विकल्पों की अनुपस्थिति है, उसे वो तो करना ही है। अगर वो उपस्थिति होगी, विकल्प होगा, तो उसके कर्मों के लिए उसे उत्तरदायी माना जाएगा। ठीक है। अब तीसरा आता है ज्ञान और उद्देश्य। क्यों है ज्ञान और उद्देश्य? क्योंकि क्या है कि मनुष्य केवल उन्हीं कर्मों के लिए उत्तरदायी है जिसे वो सोच समझकर जानबूझकर किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करता है। यही चीज है। मतलब ये है कि जैसे कि छींक आने पर किसी को चोट लगने पर, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, किसी को चोट पहुंचा दिया, ठीक, तो क्या है कि नैतिक रूप से पूर्णतः उत्तरदायी है। ठीक है। अब मान लीजिए कि कहीं जा रहे हैं आपने उसको, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट कर दिया, तो नैतिक रूप से आप ही उत्तरदायी हैं। जिससे अब क्या है कि ये तो आपका सोच समझ कर हुआ, जानबूझकर भी हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको पता है कि आपको बाएं साइड से चलना है, ठीक, आपको नियमों का पालन करना है, सड़क के जो नियम है उसको पालन करना है, बावजूद इसके आप उसका उल्लंघन करके जा रहे हैं, तो जो एक्सीडेंट होगा उसके लिए उत्तरदायी आप ही हैं। आपने हेलमेट नहीं पहना, इसके लिए उत्तरदायी आप ही हैं। तो ये चीज़ें हुई कि मतलब ज्ञान और उद्देश्य भी क्या है कि इसके लिए उत्तरदायी होता है। मतलब हमने पढ़ लिया कि संकल्प की स्वतंत्रता है, और जैसे क्या है कि जो नैतिकता की व्याख्या होती है, नीति शास्त्र का सार तत्व तो इसमें दो हैं, एक होती है आवश्यक दशाएं, दूसरा होता है मूल्य। आवश्यक दशाएं कौन कौन सी होती हैं? विवेक होता है, संकल्प की स्वतंत्रता होती है। विवेक यानी कि विवेक कारण क्या है? मनुष्य क्या है? पशुओं और मनुष्यों जो एक दूसरे से भिन्न और श्रेष्ठ है, ठीक, उसी के अनुसार जाता है कि कौन सा कर्म उचित है, कौन सा कर्म अनुचित है, तो विवेक होना ही चाहिए। संकल्प स्वतंत्रता क्या है? फ्रीडम ऑफ विल की जिसे मान लीजिए कि जैसे संकल्प स्वतंत्रता यही है कि जैसे कि उसे वही कर्म केवल नैतिक मूल्यांकन के योग्य है जो स्वतंत्र संकल्प के साथ किया गया हो, जिसके लिए कोई बाहरी प्रलोभन दबाव नहीं दिया गया हो, अपना कार्य खुद किया गया हो, अपने द्वारा ही निर्धारित हो, अपने लिए उत्तरदायित्व हो वो, ठीक है। और तीसरी चीज उसके लिए संकल्प स्वतंत्रता के लिए क्या चीज आता है कि कुछ अनिवार्य दशाएं हैं, मतलब वही व्यक्ति संकल्प स्वतंत्रता को जो प्राप्त कर सकेगा या उसके लिए उत्तरदायी होगा जिसके अंदर सामर्थ्य होगा कार्य करने का, जिसके अंदर विकल्पों की उपस्थिति होगी। तीसरा, उसके पास ज्ञान और उद्देश्य भी होगा। ठीक है, उद्देश्य मेरा होगा, यही चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब आपके लिए एक सवाल है कि संकल्प की स्वतंत्रता क्या है और इसके लिए क्या आवश्यक दशाएं हैं। ठीक है, इसको आप लिखिए, उत्तर लिख करके उत्तर लिखिए, बार बार देखिए, नोट्स को पढ़िए, ठीक है, वीडियोस को देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो उत्तर लिखकर टेलीग्राम स्टडी फॉर IAS PCS इस पर सेंड करिएगा। ठीक है, पिन में कमेंट में सेंड कर दीजिएगा, या ग्रुप है उसको ज्वाइन करके भेज दीजिएगा, या फिर राय शिवांशु 01@gmail.com डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आप मेल कर सकते हैं, कॉपी चेक होकर के आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इस सवाल को जरूर लिखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये आता है आवश्यक दशाएं। पहला हमने आज पढ़ लिया आवश्यक दशाएं, यानी आवश्यक दशाएं क्या चीज़ है कि विवेक है, संकल्प की स्वतंत्रता है और व्यक्तित्व है। संकल्प की स्वतंत्रता के लिए कौन कौन सी अनिवार्य दशाएं हैं? सामर्थ्य होना चाहिए, ज्ञान और उद्देश्य होना चाहिए, विकल्पों की उपस्थिति होनी चाहिए। तो ये हमने पढ़ लिया। अब आते हैं मूल्य पे। तो ये मूल्य जो है दूसरा टॉपिक है। ठीक है, यानी कि नीति शास्त्र में दो चीजें हैं, एक अनिवार्य दशाएं यानी कि जो हमारे पास होना ही चाहिए नीति शास्त्र के लिए, तो वो हमने आज कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं मूल्य पे। तो मूल्य भी है दूसरा पक्ष। ठीक है, मूल्यों की है दूसरा पक्ष। तो उसके लिए जो है अब कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि मूल्यों को पढ़ेंगे, किस प्रकार से मूल्य जो है नीति शास्त्र के निर्धारण के लिए हैं। हालांकि मैंने अपनी दूसरी क्लास है उसमें मैंने मूल्यों के बारे में बताया है, एक बार उसको पढ़कर आइएगा। और फिर मैं यूपी PCS UPSC के जो क्वेश्चंस हैं जिस पर आए हुए हैं उसको मैं भी कल वाले क्लास में UPSC और यूपी PCS के जो क्वेश्चंस हैं कल वाली क्लास में उसको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो उसी पे सवाल आए हुए हैं और ये आप लिखिए, जो विकल्पों की जो उपस्थिति है और ये वाला संकल्प की स्वतंत्रता है, इस सवाल को आप लिखिए। इससे क्या होगा कि जो है ये आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट करिए और कल जो है ये हमारा जो टॉपिक है नीति शास्त्र का सार तत्व, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इसको जल्दी खत्म करा देना मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसीलिए जो है थोड़ा थोड़ा इसको ब्रेक करके मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर जल्दी से इसको निर्धारक पढ़ेंगे परसों, और उसके अगले दिन जो परिणाम खत्म, मतलब एक टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। कौन कौन सा सिलेबस आप उठाइए, इसीलिए मैं सिलेबस को इसमें कवर कर रहा हूँ, यानी यहाँ तक हम लोग जो है ये सिलेबस के खत्म कर देंगे, ये परिणाम तक। उसके बाद दूसरा टॉपिक होगा नीति शास्त्र के आयाम, उसके बाद होगा निजी सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, फिर मानवीय मूल्य, मैंने मूल्य तो पढ़ा ही दिया है सारी चीज़ों को, मानवीय मूल्य देखेंगे और ये यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका, खत्म सीधा टॉपिक। ये महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों को नीचे भी पढ़ना है, तो सबको एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो आपको कंटेंट कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इसको आप रिवाइज करिए बार बार, अधिक पढ़ा देने से आपको याद भी नहीं होगा, और इसको आप लिख करके भेजिएगा जरूर। ठीक है, धन्यवाद।